नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीप टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। यानी जब आप रात को सोने जाते हैं तो उस सोने के वक्त का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत अब्राहम हिक्स से पढ़ा है और थोड़ा बहुत पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से पढ़ा है और थोड़ा बहुत रेवती दीदी के चैनल से सीखा है और ये मैंने खुद ने भी ट्राई किया है मेरी लाइफ में और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे और आप सभी को भी इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये बेसिकली सबसे पहले उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं या वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है। वैसे तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है लेकिन शुरुआत में आप मेडिटेशन जब नहीं कर पाते तो उस वक्त आपको अपने माइंड को अलाइनमेंट में लाना होता है। तो उस वक्त आपकी स्लीप टेक्निक हेल्प कर सकती है। अब्राहम की बुक में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारी अट्रैक्शन रुक जाती है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। क्योंकि जब तक हम जागे हुए होते हैं तो हम दिन भर कोई ना कोई थॉट सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपने माइंड में इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं तो वो सारी अट्रैक्शन रुक जाती है क्योंकि जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो हम सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है क्योंकि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को काम करना पड़ता है क्योंकि वही हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वही बाकी की पूरी बॉडी का ध्यान रखता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पूरी तरह से ख्याल हमारा सबकॉन्शियस माइंड रख रहा होता है। और पूरे दिन अगर हम कोई नेगेटिव बातें सोचते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स अपने माइंड में रखते हैं तो वो चीज़ें रात तक आते-आते हमारी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली घुस चुकी होती है। जैसे किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो आपके माइंड में पूरे दिन वही बात चल रही होती है और रात को सोने से भी पहले आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। यानी अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमारा माइंड उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है जो इस वक्त हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई नहीं होती है। इसीलिए वो चीज़ आपको और ज़्यादा परेशानी दे रही होती है और आप उसी थॉट्स के साथ सो जाते हो। तो वही चीज़ आपकी और ज़्यादा फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपके बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है और उसी तरह के ड्रीम्स भी आपको आने लगते हैं। तो जब मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी थी तो उसमें नैप के पावर के बारे में बताया गया था। यानी जब भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ डालनी है, कोई भी स्टेटमेंट डालनी है, तो अपने आप को एक नींद वाली स्टेट में लेकर आओ और उसके बाद अफर्मेशंस को रिपीट करो अपने माइंड में। क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है सभी अफर्मेशंस को सुनने के लिए। उस वक्त जब आप जो भी अफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस को देते हो वो जल्दी आपके सबकॉन्शियस तक जाते हैं। और उसके बाद जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू किया था तो मैंने वीडियो देखी थी रेवती दीदी की। उनकी वीडियो का टाइटल था यहाँ से शुरू करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी। उस वीडियो में उन्होंने जो-जो बताया था मैंने वो सब किया था और उसी में शायद या किसी और वीडियो में उन्होंने बताया था स्लीप टेक्निक के बारे में। यानी सोने से पहले आप कोई अफ़र्मेशन प्ले करके सो जाओ या वो ऐसे भी कहती थी कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सो जाओ। क्योंकि आप सोने से ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को निकाल देते हो। लेकिन उस वक़्त मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं सोशल एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान था मेरी लाइफ़ में। और जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे नींद ऑलरेडी नहीं आती। इसी तरह से मैं भी 2-2 3-3 दिन तक नहीं सोता था। या सोता भी था तो बहुत कम सोता था। तो उस वक़्त जब मैं डॉक्टर के पास गया था साइकियाट्रिस्ट के पास तो उसके बाद मुझे उन्होंने मेडिसिन दी थी। और उस वक़्त मेरे माइंड में ये डिज़ायर क्लियरली हो चुकी थी कि मैं इस तरह की लाइफ़ अब नहीं जीना चाहता, मैं अपनी लाइफ़ को बेटर बनाऊँगा। और उसके लिए मुझे मेडिटेशन से शुरू करना था। लेकिन शुरू में मेरा माइंड उतना ज़्यादा शांत नहीं था कि मैं मेडिटेशन कर पाऊँ। क्योंकि डिप्रेशन में इस तरह से होता है कि अगर आप आँखें भी बंद करते हो तो आपको अजीब-सा ही डर लगने लगता है। तो जब डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी तो मैंने ये बात रेवती दीदी की सुनी हुई थी कि सोने से कितनी ज़्यादा हम चीज़ों को ईज़िली अपनी लाइफ़ में से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन जब मैं दोपहर को खाता था तो मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन रात को सोने से पहले अगर मैं उससे खाता था तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी उससे। तो सबसे पहले मैं ये करता था कि मैं दोपहर को मेडिसिन खाने के बाद जब मुझे नींद आ जाती थी उस वक़्त अफ़र्मेशंस को प्ले करके अपने कानों में मैं सो जाता था। और उसके बाद जब रात को नींद नहीं आ रही होती थी तो मैं रेवती दीदी की वीडियोज़ को सुना करता था। तो रेवती दी ने एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि जब भी वो अब्राहम की आवाज़ सुनती हैं तो उनको नींद आ जाती है और उनका अब्राहम के साथ कनेक्शन ही इसी तरह का था। उनको शुरू में अगर समझ नहीं भी आती थी अब्राहम की वीडियो तो बस वो उन्हें सुनती थी और उनकी नींद आ जाती थी और वो सो जाती थी। तो उसी तरह से मुझे रेवती दी की आवाज़ से लगता था। तो मैं रात को जब सोने जा रहा होता था तो उस वक़्त उनके वीडियो यूट्यूब वीडियो के मैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाता था और उसमें जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियोज़ है क्वेश्चन आंसर वाली, वो सारी वीडियो को मैं प्ले कर देता था और अपने कानों में लगाकर मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता था। और उसे सुनते-सुनते ही मुझे नींद आ जाती थी। तो इस तरह से अब्राहम की बातें मेरे माइंड में चलने लगी क्योंकि रेवती दी अब्राहम की वीडियोज़ ज़्यादा बनाती थी उस वक़्त। तो वो चीज़ धीरे-धीरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगी और धीरे-धीरे मैं बेटर फ़ील करने लगा और साथ ही मेडिसिन्स भी अपना काम कर रही थी। तो जिस तरह से 2 हफ़्ते बीते
तो मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था और मैं अंदर से फ़ील कर रहा था कि अब मैं मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और 3 महीने तक लगातार मैंने मेडिटेशन किया। मेरा डिप्रेशन और मेरी सोशल एंग्ज़ायटी दोनों ही टोटली ख़त्म हो चुकी थी 3 महीने में। और उसके बाद फिर मुझे इम्पल्स आ रही थी कि मैं ग्रैटिट्यूड वॉक को अपने लाइफ़ में ऐड करूँ। फिर उसके बाद मैं उसे करने लगा और साथ में मेडिटेशन करता था। फिर कुछ टाइम बाद आया, इस तरह से हुआ कि ग्रैटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट बन गई। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया ग्रैटिट्यूड वॉक को करना, और उसके बाद अगर मैं उसे करने की कोशिश भी करता था, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता था। तो वो भी अब्राहम कहती है कि आपको कोई भी चीज़ बोर करती हो तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, और रेवती दी भी यही सिखाती थी। फिर उसके बाद जस्ट मैं मेडिटेशन को ही कंटिन्यू करने लगा मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरी लाइफ में बुक आई अब्राहम की मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर उस बुक से मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखकर लिखना शुरू किया। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में मैं पहले भी जानता था, लेकिन मुझे उसे लिखने में काफ़ी रेजिस्टेंस आती थी। तो रेवती दीदी ने भी बहुत बार बोला था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने को, लेकिन मैं कभी भी लिखता नहीं था। लेकिन जब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आई, उसके बाद से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखने लगा, और उसके बाद रिजल्ट्स और ज़्यादा डबल हो गए। और फिर उसके बाद मैं खुद के भी बनाए हुए सब्लिमिनल यूज़ करने लगा। यानी अब भी मैं सोने से पहले सब्लिमिनल को ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि अफ़र्मेशंस रीड करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सब्लिमिनल सुनते-सुनते अपना कैंडी क्रश खेलता रहता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। यानी अपने माइंड को बिल्कुल भी मैं किसी तरह का प्रेशर नहीं देता, मैं वही करता हूँ जो मैं एन्जॉय कर रहा होता हूँ। और प उस वक़्त मैं लगाकर सो जाता था, उसके बाद उठने के बाद ही उसे मैं ओपन करता था। लेकिन अब मैं वैसा नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ़ में अलाइनमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बस सोने से पहले आधे 1 घंटे तक प्ले कर लेता हूँ उन अफ़र्मेशन या सब्लिमिनल को, और उसके बाद अपना सो जाता हूँ। और मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को देखकर अपनी मैनिफेस्टेशन को समझता हूँ, जो कि बहुत लोग इस तरह से करते हैं कि जब उनकी लाइफ़ में वो मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रही होती, वो चीज़ उनकी लाइफ़ में आती हुई नहीं दिख रही होती, तब वो अपनी लाइफ़ में परेशान हो जाते हैं और अपनी लाइफ़ में और ज़्यादा रेज़िस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हम सभी की लाइफ़ में अलग रेज़िस्टेंस होते हैं, अलग तरह के हम सभी के एक्सपीरियंस होते हैं, इसीलिए हम सभी को अलग-अलग तरह का टाइम लगता है हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब कोई रिज़ल्ट हमारी लाइफ़ में हमें नहीं दिख रहा होता और हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं, तो हम रेज़िस्टेंस को ऐड करके उस चीज़ को अपने आप से और ज़्यादा दूर कर लेते हैं, जबकि वो हमारी लाइफ़ में आ भी रही होती है। तो उसे देखने के लिए अब्राहम हमेशा कहती है कि आप अपनी फीलिंग्स को देखिए। क्या आप इस वक़्त जैसा फ़ील कर रहे हैं, इससे थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर सकते हैं? अगर आप इस वक़्त जो फ़ील कर रहे हैं और इससे पहले जो फ़ील कर रहे थे, उससे आप थोड़ा-सा भी इस वक़्त बेटर फ़ील कर रहे हैं, तो आप अलाइनमेंट की तरफ एक-एक स्टेप जाते जा रहे हो। यानी अगर आपसे मैं बोलूँ, आप इस वक़्त जिस तरह का भी फ़ील कर रहे हैं, अगर आप उससे थोड़ा-सा भी बेटर फ़ील कर सकते हैं, और उसके लिए आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई टेक्नीक करें, आप गाने सुन सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। और उस फ़ीलिंग को थोड़ा-सा बढ़ाना है। जब आप उस फ़ीलिंग को थोड़ा-सा बढ़ा लोगे, तो आप समझ जाना कि आप अपनी लाइफ़ में अलाइनमेंट को ऐड कर रहे हो। वहीं अगर आप स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी इस तरह की फीलिंग्स में थोड़ी-सी भी ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, तो आप रेज़िस्टेंस को ऐड कर रहे हो, और ये चीज़ आपकी लाइफ़ में से मैनिफेस्टेशन को तो लाता नहीं है, उल्टा जो आपकी लाइफ़ में है वो भी आपसे दूर ले जाता है। तो जब मैं सोने से पहले अफ़र्मेशन सुनता था या फिर रेवती दीदी की वीडियोज़ लगाकर मैं सो जाता था, तो उनकी कई बातें मेरे माइंड में चलने लगती थी, अब्राहम की टीचिंग्स मेरे माइंड में चलने लगती थी। फिर उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती गई, उसके बाद मुझे खुद समझ में आने लगा कि मुझे कब क्या चीज़ करनी है, कब क्या चीज़ नहीं करनी, कौन-सी टेक्निक ऐड करनी है, कौन-सी टेक्निक हटानी है। क्योंकि उसके बाद मैं इम्पल्स को समझने लगा और उसके बाद ही उन चीज़ों पर एक्शन लेने लगा, और वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगी। यानी अगर मेरी वीडियोज़ ही आप देखो, तो वीडियोज़ के लिए मैं इस तरह से शुरू से करता था। मैंने कभी भी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी। जो अगर मेरे पास अफ़र्मेशन होती थी, तो वो लिखी हुई होती थी, तो वो मैं शुरू-शुरू में की वीडियोज़ में मैंने पढ़ के बोला है। अदरवाइज़ मैंने कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है वीडियो के लिए। अब्राहम की टीचिंग्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अच्छी तरह से बैठी हुई है कि मैं जब चाहे, जितना चाहे, जितनी लंबी वीडियो चाहे उनके लिए बना सकता हूँ, और उनके टॉपिक को मैं ईज़िली कवर कर सकता हूँ। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ में जिस भी स्टेज पर हो, जितने भी आप नेगेटिव फीलिंग में हो, जितने भी आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप इसी वक़्त से इस चीज़ को करना शुरू करते हो, तो आप हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके आप देखोगे अपनी फीलिंग्स में बेटर होते हुए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फीलिंग्स अच्छी वाली ज़्यादा होंगी, लो वाली कम होंगी। लो वाली फीलिंग्स अगर आपको आएँगी भी, तो आपकी इतनी अवेयरनेस होगी कि आपको खुद पता होगा कैसे उस चीज़ को चेंज करना है। क्योंकि मैंने खुद किया है, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने मई 2022 से ही शुरू किया था अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को अच्छे से। उससे पहले तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता था, पढ़ता भी था, लेकिन मेरी वाइब्रेशन हमेशा हाई और लो में घूमती रहती थी। यानी एक दिन अच्छा फ़ील होता था, पूरे महीने बुरा फ़ील होता था। इस तरह से मेरी फ़ीलिंग्स होती थी। और अभी 8 महीने ही देखा जाए तो मुझे हो रहा है, यानी पूरी तरह से देखा जाए तो 1 साल भी नहीं हुए मुझे अच्छे से उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए। और उस वक़्त मेरे थॉट्स इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, अगर मैं अंदर से अपने आप को चाहता भी था, यानी कहीं न कहीं मैं ये भी चाहता था कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ़ को बेटर करना चाहता हूँ।
लेकिन मेरी इमेजिनेशन और मेरी थिंकिंग इस तरह की हो चुकी थी कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यानी लग रहा था कि इस पल मैं जाकर अपनी जान दे दूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। इतने ज़्यादा खतरनाक मेरे थॉट्स हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो थॉट्स आज टोटली अपोज़िट हो चुके हैं। आज मेरी लाइफ़ में जितनी अच्छाई है, इतनी कभी भी नहीं थी और जितना खुश मैं आज हूँ अपनी लाइफ़ में, इतना कभी नहीं था और ये हमेशा बढ़ती जा रही है। यानी अगर आप देखो, तो इन 8 महीनों में मैंने सोशल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सभी को तो ख़त्म किया ही, साथ ही मैंने अपने चैनल को भी ग्रो किया, पैसे भी कमाए, अपने रिलेशंस को भी अच्छा किया हर किसी के साथ। पहले जो मुझे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में से कम हो गई हैं। अब गुस्से को लेकर भी बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का इल्यूज़न है। जब कोई इंसान कहता है कि आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए या नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ इस तरह से होती ही नहीं है, वो आपकी लाइफ़ में आती ही है। बस आपकी अवेयरनेस इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उस चीज़ को समझ जाते हो और ईज़िली कंट्रोल कर पाते हो। पहले मैं उतने अच्छे से गुस्सा कर भी नहीं पाता था। मैं सोचता था कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूँगा या किसी को ब्लेम नहीं करूँगा और अगर करता था तो सोचता था कि मैंने क्यों किसी के बारे में बुरा सोच लिया, अब क्या होगा? इस तरह के थॉट्स मेरे रहते थे। तो इन चीज़ों को अब्राहम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इमोशनल साइकिल से, जब उन्होंने कहा था कि जब आप डिप्रेशन, सोशल एंग्ज़ायटी इस तरह की चीज़ों में होते हो, तो आपके पास डायरेक्ट जंप लगाने का कोई स्टेप नहीं होता कि आप एक स्टेप में सीधा जॉय एप्रिसिएशन वाली स्टेट में आ जाओ, यानी अलाइनमेंट में आ जाओ सीधा आप। तो आपको एक-एक स्टेप करके ही आना होता है। जैसे कि सबसे लोअर स्टेट पे होती है आपकी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इस तरह की चीज़ें। तो जब आप उसमें से एंगर करते हो, यानी गुस्सा करते हो, जेलसी फ़ील करते हो, तो आप डिप्रेशन वाली स्टेट से निकल जाते हो। यानी इसे एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊँ तो, मान लीजिए कोई कपल्स हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उनके बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और एक पर्सन है जो कि डिप्रेशन में है और वो पर्सन उनकी हमेशा हर बात को सुनता रहता है और जो उनका पार्टनर कहता है वही वो करता जाता है। यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो गलत करे तो भी सहता है। वो जिस तरह का भी बिहेव आपके साथ करे, वो पर्सन उसे बिना बोले चुपचाप सहता जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन है जो, ये सबसे बैड स्टेट होती है आपकी रहने के लिए। इमोशनल साइकिल में सबसे नीचे वाली स्टेट होती है ये और इसमें से आप निकल कर सीधा ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो मुझे हर रोज़ पीट रहा है, मार रहा है, इसके बारे में मैं अच्छा सोचूँगी या अच्छा सोचूँगा। इसे मैं वाइब्रेशन दूँगा ताकि ये मेरी लाइफ़ में अच्छे से मुझसे बिहेव करे या इसके लिए मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करूँगा ताकि ये पर्सन मेरी लाइफ़ में अच्छे से रहे मुझसे। जबकि ऐसी सिचुएशन में आपको घुमा के थप्पड़ लगाना चाहिए सामने वाले इंसान को। फिर उस पर्सन को आपको छोड़कर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब इसमें आप देखो तो दोनों चीज़ों में दोनों ही एक्शन, अगर आप दोनों में से कोई भी एक्शन लेते हो, तो आप अपनी वाइब्रेशन को किस तरह से बढ़ाते हो। यानी अगर आप उनको सामने से दोबारा थप्पड़ मारते हो, वो अगर आपको इस तरह से मारते हो और आप उनका जवाब उन्हीं के तरीके से उनको देते हो, तो वो बात ज़रूर है कि आपका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप डिप्रेशन वाली स्टेट में तो नहीं रहोगे। आप खुद से सीख जाओगे अपनी लाइफ़ में थोड़ा आगे बढ़ना या उस पर्सन को ही छोड़ दोगे आप अपनी लाइफ़ में, तो आप खुद ही अपनी लाइफ़ में फ्रीडम में आ जाओगे। और उसके बाद भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस तरह के पर्सन को दोबारा आप अट्रैक्ट ना करो या फिर भी अगर आप उस पर्सन को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उनको उस बिहेवियर के साथ अट्रैक्ट मत करो। उसके बाद इसी तरह से आपकी वाइब्रेशन थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ती जाती है। एक बार आप गुस्सा करते हो, फिर उसके बाद आप सामने वाले पर्सन को ब्लेम करते हो। फिर लास्ट में आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें बेकार की है। किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हर तरह से आप देखा जाए, तो अपनी वाइब्रेशन के थ्रू ही हर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, तो फिर आप उस चीज़ में से आगे बढ़ जाते हो। फिर जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होती है, वो ख़त्म होकर एक होप में बदलने लगती है। यानी आपके पास एक आशा की किरण होती है कि आप उसमें से आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो। फिर आप उन चीज़ों को देखते हो, कुछ नई चीज़ों को सीखते हो, मेडिटेशन करते हो। फिर धीरे-धीरे आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा अच्छी होने लगती है। फिर आप एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हो। फिर आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन वाली फीलिंग में आप आते हो। यानी आपको अब होप होती है कि अब सामने आगे वाली आने वाली लाइफ में जो होगा वो अच्छा होगा। फिर आप प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड वॉक की या पॉजिटिव एस्पेक्ट की या मेडिटेशन भी, किसी भी चीज़ की, तो उस तरह से फिर आप एक अच्छी अलाइनमेंट वाली स्टेट में आ जाते हो, जो कि है जॉय, एप्रिसिएशन, लव, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन वाली स्टेट में, और इसी स्टेट में हमेशा रहते हो और अपनी फीलिंग्स को गिराने से डरते भी नहीं हो। यानी अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है तो आप शुरू में गुस्सा भी करते हो। गुस्सा करना बेहतर होता है किसी बात को दिल पर बैठा के रखे रहने से, क्योंकि किसी बात को अगर आप दिल पर बैठा के रखे रहो तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती रहेगी, जबकि गुस्सा एक बार में उस चीज़ को बाहर निकाल देगा। और इस चीज़ को गलत वे से मत लीजिएगा, क्योंकि अब्राहम कहती है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये कहती है कि जब आपको गुस्से की ज़रूरत पड़े तब आपको गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से में रहना बुराई है।
यानी आप गुस्सा करो, फिर गुस्से से निकल जाओ, फिर सामने वाले पर्सन को ब्लेम करो, फिर ब्लेम से निकल जाओ, फिर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में आओ, उसमें से निकल जाओ, फिर लास्ट में आप पहुँचोगे अपनी अलाइनमेंट में, जॉय, एप्रिसिएशन, लव, ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में। और इस स्टेट में जब आप एक बार आ जाओगे और उसके बाद इसे प्रैक्टिस करने लगोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही देखोगे कि सामने में से कोई भी पर्सन आपको इस तरह की कोई बात बोलेगा ही नहीं कि जो आपको परेशान करे। यानी अलाइनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक बार मतलब अपनी लाइफ में अचीव कर लो उसके बाद बैठ जाओ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको लाइफ टाइम करना होता है। यानी आप अपनी लाइफ में जितनी भी अलाइनमेंट में हो, आप अपनी लाइफ को हमेशा और बेहतर बना सकते हो और आप जितनी भी रेजिस्टेंस में हो और उससे और ज़्यादा गिरा सकते हो। इसीलिए मैं मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा फोकस अलाइनमेंट की तरफ रखने से कहता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो ये एक ज़ोन की तरह आपके माइंड में बन जाता है। यानी अगर आप पूरी तरह से रेजिस्टेंस में होते हो, तो आपको नहीं पता होता कि कब आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, जो कि आजकल दुनिया में बहुत होता है। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो एक बार और उस चीज़ को मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते हुए उसे चलते हो, तो आप अपने आस-पास इस तरह का एक ऑरा क्रिएट कर लेते हो कि यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यूनिवर्स आपको हर चीज़ के लिए गाइड कर रहा होता है क्योंकि आपकी फीलिंग्स उस तरह की होती है। आप अलाइनमेंट में होते हो, आप हमेशा जॉय, एप्रिसिएशन, लव, ग्रैटिट्यूड इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की फीलिंग्स में होते हो, तो यूनिवर्स इसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में देता रहता है। यूनिवर्स की भाषा ही यही है अलाइनमेंट। जब आप अलाइनमेंट में रहते हो, तो आप यूनिवर्स के तरीके से पूरी तरह से सेफ रहते हो। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस में रहते हो, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो उस चीज़ में आप निकलने की, आप परेशान ही होते रहोगे। उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी अलाइनमेंट को अचीव करो और एक-एक स्टेप करके बेटर फ़ील करना शुरू करो। और जैसे-जैसे आप अपनी इस जर्नी में बढ़ते जाओगे, हर रोज़ थोड़ा बेहतर फ़ील करने लगोगे, हर वक़्त थोड़ा बेहतर फ़ील करने लगोगे पहले से, तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ़ में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। जिस तरह से मेरी लाइफ़ में आया है, उसी तरह से आपकी लाइफ़ में भी ये ईज़िली आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तो आप मेरी आवाज़ से सुन के इसे कर सकते हो। जिस तरह से मैं रेवती दीदी की वीडियोज़ को सुन के करता था, तो आप जब भी सोने जाओ तो मेरी प्लेलिस्ट में आप अब्राहम हिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को प्ले करके एक के बाद एक सुन सकते हो और उसके बाद सो सकते हो। ये एक सब्लिमिनल की तरह आपकी लाइफ़ में काम करेंगी, आपके माइंड में काम करेंगी। या फिर अगर आप कुछ स्पेसिफ़िक मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप अफ़र्मेशंस को सुन सकते हो। पर स्टिल मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को सुनो या फिर रेवती वी दीदी की वीडियोज़ को सुनो। क्योंकि मेरी वीडियोज़ में हर वो चीज़ें हैं जो आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में जानने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगर आप थोड़ा बेटर फ़ील करने लगो तो फिर उसके बाद आप सब्लिमिनल या अफ़र्मेशन सुन सकते हो। और अगर आपको सब्लिमिनल बनवाने हो या पर्सनल सेशन मुझसे लेना हो, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर। दोनों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। और अगर आप नहीं जानते हो सब्लिमिनल क्या है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको उसकी लिंक मिल जाएगी आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।